दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया और केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को इस पे एक पैनल बनाने की मांग की। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये रेवड़ी कल्चर और क्यों ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। रेवड़ी कल्चर रेवड़ी कल्चर ये रेवड़ी कल्चर। दोस्तों, ये जो मुफ्त में चीजें बांटने का रेवड़ी कल्चर है, इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी। तमिलनाडु में जब 2006 के इलेक्शंस हो रहे थे तो डीएमके ने यह ऑफर किया कि अगर हम सरकार में आए तो हम हर परिवार को एक कलर्ड टीवी मुहैया कराएंगे, और वो चुनाव जीत गए। इसके बाद जब 2011 में दोबारा इलेक्शन हुए तो डीएमके के करुणानिधि ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो हर परिवार को एक मिक्सी या एक ग्राइंडर मुहैया कराएंगे। इसके जवाब में एआईएडीएमके की जयललिता ने यह कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो वो मिक्सी और ग्राइंडर दोनों मुहैया कराएंगी। इसके बाद जब कैंपेन आगे बढ़ा तो डीएमके के करुणानिधि ने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो हर कॉलेज जाने वाले छात्र को एक लैपटॉप मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। इसके जवाब में एआईएडीएमके की जयललिता ने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो लैपटॉप हर कॉलेज जाने वाले छात्र को तो मुहैया कराया ही जाएगा, इसके साथ साथ हाई स्कूल के छात्रों को भी ये मुहैया कराया जाएगा। बाद में इसी मॉडल को रेप्लिकेट करते हुए आम आदमी पार्टी ने फ्री पानी और फ्री बिजली देना ऑफर किया अपने मैनिफेस्टो में 2015 के चुनाव में। यहाँ पे ये क्लियर करना होगा कि आम आदमी पार्टी ने 2015 में चुनाव जीतते ही पानी को तो फ्री कर दिया, पर बिजली को उन्होंने फ्री नहीं किया, बस उसके रेट्स थोड़े कम किए थे। पर 2019 में जब 2020 के असेंबली इलेक्शन आने वाले थे, उससे पहले 2019 में 200 यूनिट तक बिजली फ्री आम आदमी पार्टी की सरकार ने शुरू की। ये दोस्तों पंजाब के एग्जाम्पल से समझते हैं कि रेवड़ी कल्चर अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव डालता है। एक बहुत लंबे समय तक पंजाब देश में पर कैपिटा इनकम के मामले में नंबर 1 राज्य था। उसके बाद वहां की राज्य सरकार ने किसानों को बिजली मुफ्त में देनी शुरू की। इसके बाद सरकार के लिए अफोर्डेबल नहीं रह गया कि वो इंडस्ट्रीज को उतने ही सस्ते रेट में बिजली देते रहें जैसे वो पहले दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने किसानों को फ्री बिजली देनी शुरू कर दी थी। इसके लिए इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्होंने इंडस्ट्रीज को एक बहुत महंगे रेट पे बिजली देना शुरू किया, जिसकी असर ये पड़ा कि इंडस्ट्रीज एक एक करके पंजाब को छोड़ने लगी और आज पंजाब की ये हालत है कि उसके ऊपर अपनी जीडीपी का 40% कर्ज चढ़ा हुआ है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम दिल्ली का एग्जाम्पल देखें तो दिल्ली सरकार सिर्फ एक साल में 3,200 करोड़ रुपए सिर्फ बिजली की सब्सिडी देने में वेस्ट करती है। सोचिए, 3,200 करोड़ रुपए, इन रुपयों से कितने सारे हॉस्पिटल बन सकते थे। दिल्ली सरकार ने 2015 से लेकर अब तक एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। कितनी सारी यूनिवर्सिटीज बन सकती थी। दिल्ली सरकार ने अब तक एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है। कितना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सकता था। इसीलिए दिल्ली के पास वैसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसा कि भारत जैसे देश की नेशनल कैपिटल का होना चाहिए। दोस्तों, बिजली के साथ साथ दिल्ली सरकार पानी को भी फ्री देने में 468 करोड़ रुपीस सिर्फ एक साल में वेस्ट कर देती है। और ये कब हाल है? ये तब हाल है जब दिल्ली का पानी नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे बुरी क्वालिटी का बताया जाता है। दोस्तों, दिल्ली का पानी सबसे बुरी क्वालिटी का होने की ये वजह है क्योंकि दिल्ली का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसको प्रॉपरली ट्रीट भी नहीं किया जाता और ना प्रॉपरली इसकी मेंटेनेंस होती है, क्योंकि दिल्ली सरकार इस पे पैसा खर्च नहीं कर पाती, या ऐसा कहें कि उनके पास पैसा खर्च करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा उन्होंने पानी को फ्री देने में वेस्ट कर दिया। अब आप सोचिए, अगर आपको पानी फ्री ना दिया जाए पर उसके लिए आपसे कुछ पैसे चार्ज कर लिए जाए और उसके बदले में आपको साफ पानी मिलेगा, तो इसमें आपका फायदा होगा। इसके बजाय अगर आपको फ्री में पानी दिया जा रहा है और वो गंदी क्वालिटी का पानी है और उसको पी करके आप बीमार पड़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल में आपका जो खर्च आएगा वो उससे कहीं ज्यादा होगा जो आपके पानी के बिल का होता है। दोस्तों, इसी फ्रीबीज कल्चर का नतीजा है कि डीटीसी हो या दिल्ली जल बोर्ड, सबके सब कर्ज में है। दिल्ली जल बोर्ड तो 20,000 करोड़ के कर्ज में है और डीटीसी 5,280 करोड़ के कर्ज में है। दोस्तों, तो अब तो आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि कैसे फ्रीबीज या फिर रेवड़ी कल्चर देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये शुरू में ऑफर्स काफी लुभावने लग सकते हैं,
पर बाद में ये एक सांप की तरह पूरी अर्थव्यवस्था को डस जाएंगे। और यही बात लगता है कि देश के वोटर्स भी समझ रहे हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को जो पॉलिटिकल विक्ट्री मिली दिल्ली और पंजाब में, वो फ्री बीज या रेवड़ी कल्चर की वजह से मिली। देखिए, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी क्यों जीतती है और बीजेपी क्यों हारती है, इसके ऊपर कभी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर अभी अगर मुझे आपको दो रीजंस बताने हैं शॉर्ट में, तो पहला रीजन होगा दिल्ली बीजेपी का नकारापन और दूसरा रीजन होगा एक क्रेडिबल सीएम फेस का ना होना। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को जो जीत मिली, उसकी ये वजह थी क्योंकि लोग वहां पे परेशान हो चुके थे अकाली दल और कांग्रेस के करप्शन से, और वहां पे बीजेपी अभी इतनी स्ट्रांग है नहीं, तो इसलिए उनके पास लैक ऑफ ऑप्शन था और उन्होंने आम आदमी पार्टी को चूज किया। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, जो कि हिस्टोरिकली काफी बैकवर्ड रहा है, वहां के वोटर्स ने एकदम ही रिजेक्ट कर दिया आम आदमी पार्टी को। तो दोस्तों, इससे सिद्ध होता है कि फ्री बीज या फिर रेवड़ी कल्चर से कुछ हद तक एक पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सकता है एक पार्टी को, पर वो उसकी जीत का सोल कारण नहीं हो सकता। एक जो नुकसान होता है इससे वो ये कि जब भी कोई पार्टी कोई घोषणा करती है कि वो ये चीज फ्री में देगी, तो उसकी जो ओपोनेंट पार्टी है उसको भी ऐसी घोषणा करनी पड़ती है, जैसा कि हमने डीएमके और एआईएडीएमके के केस में देखा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाने की बात की है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा दावा करती है कि हम ये फ्री में देंगे अपने मैनिफेस्टो में, तो उसको वहीं पे ये क्लियर करना चाहिए कि वो पैसे कहाँ से लाएगी, और ऐसी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट करनी चाहिए ताकि वो उस बैलेंस शीट में चेक कर सके कि इस सबका पैसा कहाँ से आएगा। और अगर कोई पार्टी ऐसा करने में विफल रहती है, तो उसके सारे नॉमिनेशंस को कैंसिल करा जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है भारत को दूसरा श्रीलंका बनाने से बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो भी देख सकते हैं जो कि हमने बनाया है मनीष सिसोदिया ने जो लिकर स्कैम किया उसके ऊपर।